Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. आज हम भारत के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को कुरेदने वाले हैं। सवाल ये कि भारत का राष्ट्रपति आखिर कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये सुनने में बहुत सीधा सवाल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बहाने हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कहानी में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो सिर्फ संविधान के पन्ने नहीं पलटते, बल्कि हमें उस दौर में ले जाते हैं जब इस पद की इसकी ताकत और इसकी सीमाओं को गढ़ा जा रहा था। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि एक तरह से इस पद के बनने की कहानी है। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। भारत का राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट है? कोई एक ही व्यक्ति कितनी बार इस पद पर रह सकता है? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 57 है ना, वो इस पर बिल्कुल साफ है। अच्छा। हाँ, वो सीधा कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति रह चुका है या उस पद पर है, वो दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य है। इसमें कोई 2 बार, 3 बार या 4 बार की कोई सीमा नहीं लगाई गई है। ये तो अमेरिका से बिल्कुल अलग है। वहाँ तो बाकायदा संशोधन करके इसे 2 बार तक सीमित कर दिया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई सीमा क्यों नहीं रखी? क्या उन्होंने इस पर सोचा नहीं था? नहीं, बिल्कुल सोचा था। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला था। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। विचार ये था कि देखिए, लोकतंत्र में जनता के चुनाव को किसी मनमानी सीमा से क्यों बांधा जाए। अगर कोई नेता इतना काबिल और लोकप्रिय और देश को खासकर किसी संकट के समय में उसकी जरूरत है, तो उसे सिर्फ इसलिए रोक देना कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, ये सही नहीं होगा। उनका मानना था कि अनुभवी नेतृत्व देश को स्थिरता दे सकता है। तो उन्होंने इसे राजनीतिक विवेक और परंपराओं पर छोड़ दिया, न कि संविधान में कोई पत्थर की लकीर खींचकर। दिलचस्प। नियम से ज्यादा परंपरा पर भरोसा किया गया। और इस नियम और परंपरा को जीने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए उनकी कहानी में चलते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले की उनकी शख्सियत कैसी थी? उनकी शख्सियत असाधारण थी। वो बिहार के एक छोटे से गांव से आते थे और उनकी अकादमिक प्रतिभा का लोहा सब मानते थे। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है, उनकी उत्तर पुस्तिका वाला। वही, बिल्कुल। स्रोतों में वो किस्सा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनके एक परीक्षक ने उनकी उत्तर पुस्तिका पर लिख दिया था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। उन्होंने कानून में मास्टर्स और फिर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और एक बेहद सफल वकील बने। लेकिन एक सफल वकील के लिए अपनी प्रैक्टिस छोड़कर पूरी तरह से आजादी की लड़ाई में कूद जाना, ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। गांधी जी में ऐसा क्या था कि डॉक्टर प्रसाद जैसे लोग अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए? देखिए, यही उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। जब वो गांधी जी से मिले तो वो सिर्फ उनकी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके से भी हुए। उन्होंने अपनी शानदार वकालत छोड़ दी, अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने अपने घर के नौकरों की संख्या घटाकर सिर्फ 1 कर दी। वो खुद अपने कपड़े धोते थे, फर्श साफ करते थे और अपने बर्तन भी मांजते थे। हाँ, ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये गांधीवादी सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना था। और यही त्याग की भावना थी जिसने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेताओं में से एक बनाया, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो अकादमिक रूप से ब्रिलियंट है, जिसने त्याग की मिसाल कायम की है, और फिर उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, भारत का संविधान बनाने वाली सभा का अध्यक्ष बनना। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ किसी मीटिंग का चेयरमैन बनना नहीं था। बिल्कुल नहीं। हमें याद रखना होगा कि संविधान सभा वो जगह थी जहां सैकड़ों सदस्य थे, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग क्षेत्रों के। वहां तीखी बहसें होती थीं, हर मुद्दे पर गहरे मतभेद थे। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सबको साथ लेकर चल सके, और डॉक्टर प्रसाद को सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। उनका काम सिर्फ बहसों को सुनना नहीं था, बल्कि उन्हें सही दिशा देना था। वो सुनिश्चित करते थे कि हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिले, लेकिन चर्चा मुद्दे से ना भटके। और स्रोतों में उनकी कार्यशैली के कुछ उदाहरण भी हैं जो बताते हैं कि वो कैसे इस मुश्किल काम को अंजाम देते थे। हाँ, और वो बहुत दिलचस्प हैं। जैसे जब किसी मुश्किल कानूनी सवाल पर बहस फंस जाती थी, तो वो बड़ी विनम्रता से कहते थे, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभी तक आश्वस्त नहीं हूं।
और फिर देश के सबसे बड़े कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मांगते थे। ये दिखाता है कि उनमें कोई अहंकार नहीं था। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जब सदस्य सिर्फ बहस के लिए बहस करने लगते और समय बर्बाद होता तो वो सख्ती से कहते, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे केवल चर्चा के लिए चर्चा ना करें। ये जो संतुलन था ना, विनम्रता और दृढ़ता का, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका विजन क्या था? मतलब वो भारत के लिए कैसा संविधान चाहते थे? उनका विजन बहुत साफ था। वो किसी दूसरे देश के मॉडल की नकल करने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने एक बहस के दौरान कहा था, व्यक्तिगत रूप से मैं इस पर लगे लेबल को कोई महत्व नहीं देता, चाहे वो अमेरिकी हो या ब्रिटिश, जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। अच्छा। उनका मकसद एक ऐसा मजबूत एकजुट भारत बनाना था जिसका अपना एक संघीय ढांचा हो जो भारत की जमीनी हकीकत के अनुकूल हो। वो सिद्धांत से ज्यादा व्यावहारिकता पर जोर देते थे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसने संविधान बनाने में इतनी अहम भूमिका निभाई, जिसने बहसों को दिशा दी और फिर वो उसी संविधान के तहत बने सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ टकराव की पूरी गुंजाइश थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक तरफ वो व्यक्ति जिसने नियम बनाए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जिनकी सरकार को उन नियमों के तहत देश चलाना था। यहीं से भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होता है। देखिए, संविधान सभा ने काफी सोच विचार के बाद संसदीय प्रणाली को चुना था, जहां असली कार्यकारी ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है। सही। राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख तो बनाया गया, लेकिन एक संवैधानिक प्रमुख जिनकी भूमिका काफी हद तक औपचारिक थी। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर काम करेंगे, लेकिन ये सलाह कितनी बाध्यकारी है? हाँ, यही असल सवाल है। क्या राष्ट्रपति हर हाल में इसे मानने के लिए मजबूर है? बिल्कुल। और ये सवाल कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में परखा जाना था। और इसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा हुई 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर। ये मामला क्या था? हिंदू कोड बिल आजाद भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। इसका मकसद था हिंदू समाज में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना, खासकर शादी, तलाक और संपत्ति के मामलों में। प्रधानमंत्री नेहरू और उनकी सरकार इसके कट्टर समर्थक थे, लेकिन समाज का एक बड़ा रूढ़िवादी तबका इसके सख्त खिलाफ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्यक्तिगत तौर पर इन सुधारों को लेकर बहुत सहज नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये बदलाव बहुत तेजी से लाए जा रहे हैं और इन्हें समाज का समर्थन हासिल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने सीधे सीधे बिल पर साइन करने से मना कर दिया? उन्होंने एक संवैधानिक सवाल खड़ा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक लंबा नोट लिखा और पूछा कि क्या राष्ट्रपति के तौर पर वो हमेशा कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? क्या वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा। उनका तर्क था कि वो पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, सिर्फ एक पार्टी की सरकार के नहीं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई बिल देश की भावना के खिलाफ है, तो क्या उन्हें उसे रोकने का अधिकार नहीं है? ये तो बहुत बड़ा टकराव था। एक तरफ संविधान सभा का अध्यक्ष जो अब राष्ट्रपति हैं और दूसरी तरफ देश का सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री। नेहरू का जवाब भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने साफ कहा कि संसदीय लोकतंत्र का पूरा ढांचा ही इस बात पर टिका है कि असली शक्ति जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के पास हो, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करने लगे तो सत्ता के दो केंद्र बन जाएंगे। बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। इससे देश में भारी अस्थिरता पैदा होगी। नेहरू ने इस मामले पर उस समय के अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ से भी राय मांगी। और अटॉर्नी जनरल की राय क्या थी? उनकी राय बिल्कुल स्पष्ट और नेहरू के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत राष्ट्रपति को हर हाल में मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए। वो इसे लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट अपनी सलाह पर कायम रहती है तो राष्ट्रपति के पास उसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी राय थी। डॉक्टर प्रसाद अगर अड़ जाते तो क्या होता? आखिरकार वो राष्ट्रपति थे, वो एक संवैधानिक संकट खड़ा कर सकते थे। और यहीं पर उनकी शख्सियत की महानता सामने आती है। वो व्यक्तिगत रूप से बिल से असहमत थे, लेकिन उन्होंने देश के भविष्य को अपनी व्यक्तिगत राय से ऊपर रखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत के पहले ही राष्ट्रपति ने चुनी हुई सरकार की अवहेलना की तो ये खतरनाक मिसाल बन जाएगी। ये भारत के नवजात लोकतंत्र को कमजोर कर देगा। इसलिए काफी सोच विचार के बाद उन्होंने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।
उन्होंने एक संवैधानिक संकट को टाल दिया। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने मन से इस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री की चुनी हुई सरकार की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए? हाँ, एक तरह से उन्होंने सिद्धांत को स्थापित करने में मदद की। उनका ये कदम सिर्फ एक बिल पास करने से कहीं ज्यादा बड़ा था। इसने एक ऐसी परंपरा की नींव रखी जो आज तक भारतीय लोकतंत्र का आधार है। कि राष्ट्रपति का पद सम्मान का है, अधिकार का है, लेकिन सीधी कार्यकारी शक्ति का नहीं। बिल्कुल सही। इसने प्रधानमंत्री के पद को सत्ता के असली केंद्र के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर प्रसाद ने यह सुनिश्चित किया कि सिस्टम व्यक्ति से बड़ा हो। बिल्कुल। और यहीं पर वो फर्क सामने आता है जो डॉक्टर प्रसाद ने खुद एक राजनेता और एक राजनीतिज्ञ के बीच किया था। जैसा कि हमारे एक स्रोत में बताया गया है, एक राजनीतिज्ञ अगले चुनाव के बारे में सोचता है, जबकि एक राजनेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। सही बात है। हिंदू कोड बिल पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर प्रसाद ने एक राजनेता की भूमिका निभाई। उन्होंने तात्कालिक रूप से जो सही समझा उस पर अड़ने के बजाय अगली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा की नींव रखी। तो हमारे स्रोतों से जो कहानी निकल कर आती है वो ये है कि राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ संविधान में लिखे शब्दों से तय नहीं होती। ये बहसों, टकरावों, परंपराओं और उस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति की शख्सियत से आकार लेती है। डॉक्टर प्रसाद चाहते तो एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने पद की गरिमा को शक्ति से ज्यादा महत्व दिया। ये अपने आप में एक विचार छोड़ जाता है। भविष्य में किसी अलग राजनीतिक माहौल में या अलग शख्सियत वाले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ क्या इन अलिखित परंपराओं को चुनौती दी जा सकती है? क्या होगा अगर कोई राष्ट्रपति ये तय कर ले कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं बनना चाहता? Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.